18 साल की हन्ना एलिजाबेथ ग्राहम वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में तेज, जिंदगी से भरपूर और सपनों से लबरेज। हन्ना उस शाम अपने दोस्तों से मिलने निकली थी। जगह थी शार्लोट्सविल का डाउनटाउन वॉक इन मॉल, एक ऐसी जगह जहां कॉलेज के छात्र अक्सर घूमने जाते हैं, मिलते हैं और एक छोटी सी राहत की सांस लेते हैं। वो शाम भी कुछ वैसी ही थी, दोस्तों के साथ मस्ती, खाना पीना और हंसी ठिठोली। लेकिन ये रात हन्ना के लिए एक भयानक मोड़ लेकर आई। कुछ समय बाद वो पूरी तरह नशे में थी और अकेली भी। वहीं उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ एक अजनबी, एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ बदल दिया। सड़क पर जाते हुए एक पासरबाई ने हन्ना की आखिरी बात सुनी, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठ रही। और फिर वो गायब हो गई। 13 सितंबर की सुबह के शुरुआती घंटों से लेकर अब तक हन्ना का कोई पता नहीं चल सका है। अब इस घटना को 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हन्ना के पिता जॉन ग्राहम की टूटती आवाज आज भी गूंजती है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, हो सकता है कि आप जानते हो हन्ना कहां है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे जानकारी है। कृपया हमारी बेटी को घर वापस लाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं हन्ना ग्राहम और मॉर्गन डैना हैरिंगटन के परिवारों के प्रति, जिनकी जिंदगियां क्रूरता और पाप की बलि चढ़ गईं। हन्ना जॉन और सू ग्राहम की बेटी थी और जेम्स ग्राहम की छोटी बहन। 5 साल की उम्र में उनका परिवार अमेरिका आ गया और वर्जीनिया के फेयरफैक्स काउंटी में बस गया। हन्ना का परिवार बहुत ही संस्कारी और मजबूत था। वो एक खुशमिजाज, होशियार और जिंदादिल लड़की थी। पढ़ाई में तेज, खेलों में एक्टिव, म्यूजिक की शौकीन और हर किसी के लिए एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन। हर तस्वीर में उसका मुस्कुराता चेहरा था और उसकी आंखों में चमक, जैसे दुनिया को जीत लेने की तमन्ना हो। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया जेसी लुरॉय मैथ्यू जूनियर और उसके बाद सब कुछ अंधेरे में डूब गया। 12 सितंबर 2014 की रात करीब 9:30 पर हन्ना अपने ग्रैंड मार्क अपार्टमेंट से निकली थी, दोस्तों से मिलने। फिर साथ में फिग रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ड्रिंक्स लेने का प्लान था। करीब 10:48 तक वे सभी शार्लट्सविल के उसी रेस्टोरेंट में थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रेस्टोरेंट में दोस्तों से मिलने के बाद हन्ना कैम्डेन प्लाजा अपार्टमेंट्स की ओर गई। वो 14वीं स्ट्रीट पर स्थित था। वहां एक पार्टी चल रही थी और हन्ना भी उसमें शामिल हुई। पार्टी के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब उसने कहा, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूं। एक दोस्त ने उससे कहा कि वो उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है, लेकिन हन्ना ने मना कर दिया। उसका अपार्टमेंट कैम्डेन प्लाजा से थोड़ी ही दूरी पर था, पैदल चलकर आराम से पहुंचा जा सकता था। लेकिन आधी रात के करीब जब वो पार्टी से निकली तो वो अपने घर की दिशा में जाने की बजाय कि उल्टी दिशा में निकल गई टेम्पो रेस्टोरेंट की ओर। सीसीटीवी फुटेज में हन्ना को कुछ दुकानों के सामने से गुजरते हुए देखा गया। वो शार्लट्सविल मॉल की तरफ बढ़ रही थी, जहां टेम्पो रेस्टोरेंट था। यही वीडियो बाद में इस केस की अहम कड़ी बनी। अब तारीख बदल चुकी थी। 13 सितंबर रात 12:44। हन्ना ने अपनी एक दोस्त को मैसेज भेजा, मैं खो गई हूं और अच्छा महसूस नहीं कर रही। हन्ना उस वक्त बहुत नशे में थी। यह सवाल उठता है कि क्या वो गलती से गलत दिशा में निकल गई थी, या फिर शराब के असर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। उसी रात शहर के एक और हिस्से में एक और शख्स मौजूद था, जेसी मैथ्यू, उम्र 32 साल। वो एक पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइवर था और एक हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग रूम टेक्नीशियन के तौर पर भी काम करता था। उसने शाम को लेजी पैरट नाम के एक पब में ड्रिंक्स ली और फिर बार बार अलग अलग पब में घुसता रहा। लेकिन जहां भी गया महिलाओं से बदतमीजी और घटिया हरकतें करता रहा। कई महिलाओं ने बाद में बताया कि जेसी ने उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था। काफी समय बाद हन्ना और जेसी मैथ्यू का रास्ता आपस में टकराया। पहले तो जेसी ने उसे यूं ही गुजर जाने दिया, लेकिन फिर उसने मौका देखा और उसके पीछे चल पड़ा। हन्ना की हालत ऐसी थी कि उसे आसपास की चीजों का सही अंदाजा नहीं हो पा रहा था। उसकी चेतना सुस्त पड़ चुकी थी और यह बहुत खतरनाक था क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि हन्ना थोड़ी डिसोरिएंटेड लग रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो कहां है। और तभी जेसी मैथ्यू उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों साथ चलने लगे। वो दोनों टेम्पो रेस्टोरेंट की ओर बढ़े। मैथ्यू ने अंदर जाकर 2 ड्रिंक ऑर्डर किए। यहां कुछ बातें साफ नहीं है। क्या हन्ना उसके साथ अंदर गई थी या बाहर किसी टेबल पर बैठी थी, और क्या उसे भी ड्रिंक सर्व की गई थी? इसी बीच रात 1 बजे हन्ना ने अपनी दोस्त को एक और मैसेज भेजा, मैं फंस गया हूं, जिसका कोई मतलब उसकी दोस्त को समझ नहीं आया। और यही था हन्ना का आखिरी मैसेज। उसके बाद कोई संपर्क नहीं। क्या एक शिकारी ने अपना अगला शिकार चुन लिया था? 14 सितंबर को हन्ना के दोस्तों को उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आखिरी बार उन्होंने हन्ना से 13 सितंबर की रात 1 बजे बात की थी। अब ना तो कॉल्स का जवाब मिल रहा था, ना मैसेज का, और कोई भी नहीं जानता था कि हन्ना कहां है। हन्ना वो लड़की नहीं थी जो बिना बताए कहीं चली जाए। वो जिम्मेदार थी, हर कदम सोच समझकर चलने वाली। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार और दोस्तों की चिंता गहराती चली गई। जैसे ही पुलिस को हन्ना की मिसिंग रिपोर्ट मिली, तुरंत खोजबीन शुरू की गई। स्टेट और सेंट्रल लेवल की जांच एजेंसियों को भी इस केस में शामिल किया गया। हन्ना का गायब होना किसी की भी रूह को कंपा देने वाला था, क्योंकि शार्लोट्सविल और अल्बेमार काउंटी में पहले भी कई लड़कियां इस तरह से गायब हो चुकी थीं। हन्ना का केस तेजी से नेशनल न्यूज बन गया। सबको यकीन था, अगर उसे ढूंढना है तो तुरंत कुछ करना होगा। जैसे जैसे फुटेज और सबूत इकट्ठे हुए, पुलिस ने हन्ना की उस रात की पूरी टाइमलाइन तैयार कर ली। कब कहां गई, किससे मिली और आखिरी बार उसे किसके साथ देखा गया। उसी दौरान सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर हन्ना के लिए प्यार भरे मैसेज वायरल होने लगे।
एक मैसेज में लिखा था, हन्ना ग्रैहम, तुम कहां हो? हमें तुम्हारी याद आ रही है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हें वहीं देखने का, जहां तुम हमेशा से होनी चाहिए थी हमारे पास। तुम्हारी मम्मी सू ढेर सारा प्यार भेज रही हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट्स ने हन्ना को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक जुड़ाव था। एक स्टूडेंट ने कहा, मैं उसकी फ्लोर पर पिछले साल रहती थी, लेकिन हमारी कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। फिर भी जब मैंने सुना कि वो गायब हो गई है तो दिल दहल गया। मैं यहां इसीलिए नहीं आई कि मैं उसे जानती थी, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूं कुछ मदद कर सकूं। हम सब मिलकर उसका इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों लोग यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में इकट्ठा हुए। हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू और दिल में दुआ। सबने एक साथ हन्ना के लिए प्रार्थना की। उसके लिए सर्च अभियान शुरू किया गया। सब एकजुट होकर जंगलों, गलियों और हर कोने में उसकी तलाश में जुट गए। और अब बात करते हैं उस शख्स की जो शायद हन्ना की जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित हुआ। जेसी लुरॉय मैथ्यू जूनियर, जिसे कई लोग एलजे कहकर जानते थे। बचपन में वो एक गरीब परिवार से था। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसे हकलाने की परेशानी थी और पढ़ाई में भी कुछ दिक्कतें थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, मेहनत की और लिबर्टी यूनिवर्सिटी से फुल फुटबॉल स्कॉलरशिप भी हासिल की। पर बाहर से सफल दिखने वाले इस इंसान के अंदर एक खतरनाक चेहरा छिपा था। 2002 में जेसी पर एक महिला स्टूडेंट ने रेप का आरोप लगाया। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और 2003 में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी वही अंधेरा साथ चला गया। एक और महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा, हालांकि विक्टिम की पहचान सामने नहीं आई। इसके बाद जेसी ने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी और इधर उधर छोटे मोटे काम करता रहा। इनमें से एक काम था टैक्सी ड्राइवर बनना। शार्लट्सविल की गलियों, रास्तों और मोड़ों से वो बखूबी वाकिफ था। 2005 में फेयरफैक्स काउंटी में एक और भयानक वारदात हुई। एक लड़की जब दुकान से घर लौट रही थी, उसे बुरी तरह हमला करके रेप किया गया। आरोप यह था कि हमलावर ने उससे कहा, अगर तूने विरोध किया तो जान से मार दूंगा। शुक्र की बात यह थी कि वो लड़की जिंदा बच गई। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और रेप के टेस्ट किया गया। क्राइम सीन से डीएनए लिया गया और एक प्रोफाइल तैयार हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो डीएनए किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था। मतलब हमलावर अब भी खुले में घूम रहा था। जिस लड़की पर 2005 में हमला हुआ था, वो इतनी बुरी तरह डर गई थी कि उसने अमेरिका छोड़ने और भारत वापस लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन यहां एक बात हैरान कर देने वाली थी। जहां एक तरफ जेसी मैथ्यू पर ऐसे घिनौने आरोप लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार और दोस्त उसे एक दया भावना से भरा इंसान बताते थे। लोग कहते थे, वो मदद करने वाला, विनम्र और नरमदिल इंसान है। यहां तक कि उसकी कुछ एक्स गर्लफ्रेंड्स ने भी कहा कि उनके साथ उसका बर्ताव हमेशा चार्मिंग और केयरिंग रहा था। फिर यह सवाल उठता है, क्या यही इंसान इतने भयावह अपराधों का दोषी हो सकता है? तकरीबन 12 महिलाओं ने जेसी मैथ्यू के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट या हमला करने के आरोप लगाए थे। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। उसकी एक पुरानी प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि जेसी का बचपन बहुत कठिन था। कठिन यानी वो खुद बचपन में कई बार सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो चुका था। कम से कम 3 अलग अलग लोगों ने उसके साथ ऐसा किया था और एक ने तो उसे बार बार धमकाकर चुप भी करवा दिया। बचपन में हुए इस शारीरिक और मानसिक अत्याचार का असर शायद उसकी मानसिकता पर पड़ा और उसी का नतीजा था उसका यह दोहरा रूप। एक तरफ विनम्र चेहरा, दूसरी तरफ राक्षसी प्रवृत्ति। यह सवाल भी उठता है, क्या जेसी मैथ्यू की यह क्रूरता उसके बीते अतीत का बदला थी, या फिर यह उसके अंदर कहीं गहराई में दबे उस असली शैतान की पुकार थी? उसके पिता का जीवन भी उतना ही बिगड़ा हुआ था। शराब, गैर हाजिरी और यहां तक कि 2006 में एक सार्वजनिक अश्लीलता के केस में गिरफ्तारी। क्या ऐसा पिता, ऐसे हालात एक मासूम बच्चे को सीरियल अपराधी बना सकते हैं? 19 सितंबर पुलिस ने जेसी मैथ्यू के अपार्टमेंट की पहली बार तलाशी ली। जो सबूत मिले उन्होंने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक मोबाइल फोन मिला जिसमें सिम कार्ड नहीं था। एक शॉर्ट्स जिसमें न केवल मैथ्यू का डीएनए और स्पर्म मिला, बल्कि हन्ना का डीएनए भी मौजूद था। यही नहीं, मैथ्यू की कार के पैसेंजर साइड डोर पर भी हन्ना के डीएनए के निशान मिले। अगले दिन एक और तलाशी ली गई। इस बार पुलिस उसके अपार्टमेंट से कुछ और चीजें लेकर निकली। उसका सैमसंग गैलेक्सी फोन, बेडिंग, तकिए, कपड़े, टूथब्रश, बालों के सैंपल, वॉलेट, सिगार का टुकड़ा और फाइबर यानी तंतुएं जो बाद में फोरेंसिक जांच में इस्तेमाल हुए। तीसरी बार तलाशी में जब पुलिस ने मैथ्यू के अपार्टमेंट की तलाशी ली तो और भी चौंकाने वाले सबूत सामने आए। इस बार उन्होंने बरामद किए एक सफेद रंग की शॉर्ट्स, एक मारून रंग की शर्ट और एक टॉवेल जिस पर लाल भूरे रंग के धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। मैथ्यू के पास एक ऑरेंज कलर की क्राइसलर सीब्रिंग कार थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जांच और तेज करने के लिए ब्लड हाउंड यूनिट बुलाई गई, यानी वो खास कुत्ते जो किसी इंसान की गंध को ट्रैक कर सकते हैं। उन कुत्तों ने हन्ना की गंध को मैथ्यू के अपार्टमेंट के पिछले दरवाजे, उसकी कार के पैसेंजर दरवाजे और नजदीकी कूड़ेदान तक पहचान लिया। अब शक कोई मामूली बात नहीं रह गया था। हर सबूत, हर दिशा बस एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहा था, जेसी मैथ्यू। 20 सितंबर को मैथ्यू खुद शार्लट्सविल पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन कुछ बोलने की बजाय बस एक वकील की मांग की। और फिर अचानक पुलिस स्टेशन से निकलते ही अपनी कार में बैठकर इतनी तेजी से भागा कि पुलिस की गाड़ियां भी उसे ट्रैक नहीं कर पाईं। अब बात एक संदिग्ध की नहीं थी, बात थी एक भगोड़े अपराधी की। और यहीं से शुरू हुआ एक राष्ट्रव्यापी मैनहंट। पूरा अमेरिका उस एक इंसान की तलाश में लग चुका था। एक ऐसा इंसान जो पहले मासूम सा दिखता था, लेकिन अब शक की सुई उसी पर जाकर टिक चुकी थी। जैसे ही जेसी मैथ्यू की तलाश तेज हुई, एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने हाल ही में नई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था और अपने बैंक खाते से लगभग सारा पैसा निकाल लिया था। उसके खिलाफ अब वांटेड पोस्टर जारी कर दिया गया।
उसमें लिखा गया, 30 साल का अश्वेत पुरुष, सिर पर डेडलॉक्स हेयर स्टाइल, बारीक दाढ़ी, कद लगभग 6 फीट से थोड़ा कम, वजन 260 पाउंड से अधिक। वो आखिरी बार सफेद शर्ट और काले जीन्स में देखा गया था और माना जा रहा था कि उसके पास अपनी बहन की नीली निस्सान कार हो सकती है। मैथ्यू के परिवार ने भी उससे गुजारिश की थी कि वो पुलिस के साथ सहयोग करे और जो भी जानकारी उसके पास है वो हन्ना के परिवार की मदद के लिए साझा करे। उसकी चाची एलिस फ्लेचर ने कहा, हम परिवार की तरफ से हन्ना के माता पिता की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी उसकी फिक्र है, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा टूटे हुए थे हन्ना के माता पिता। हन्ना के पिता जॉन ग्राहम ने कैमरे के सामने आकर एक भावुक बयान दिया, हमारा ये नाइटमेयर अब हद से पार जा चुका है हमारे लिए, हन्ना के भाई जेम्स के लिए, उसके दादा दादी और पूरे परिवार के लिए। हम बीते कुछ दिनों से शार्लट्सविल में देख रहे हैं कि किस तरह हजारों लोग हमारी बेटी की तलाश में जुटे हैं। कल और आज इतने सारे लोग सड़कों, जंगलों, गलियों में उसे ढूंढ रहे हैं। हम खुद भी मैदान में उतरे, हमारे दोस्त, पड़ोसी, हन्ना के स्कूल के साथी, उसकी सॉफ्टबॉल टीम, सभी लोग वापस लाना चाहते हैं। उनके शब्दों में जितना दर्द था उतनी ही उम्मीद भी। एक पिता की गुहार जिसे पूरा देश सुन रहा था। 24 सितंबर को एक और बड़ी खबर आई। मैथ्यू को टेक्सास के गैल्वेस्टन बीच पर देखा गया। वहां के गैल्वेस्टन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने उसकी लोकेशन ट्रैक की। मैथ्यू अब एक तंबू में समुद्र किनारे रह रहा था। उसकी अपनी कार जब्त की जा चुकी थी और अब वो अपनी बहन की 1997 की नीली निस्सान SRA का इस्तेमाल कर रहा था। एक पासरबाई ने उसे पहचान लिया। न्यूज में उसका चेहरा देखकर तुरंत 911 पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जेसी मैथ्यू को हिरासत में ले लिया गया। शार्लट्सविल की पुलिस ने उसे वापस लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू की। अब जेसी मैथ्यू को हन्ना ग्राहम की गुमशुदगी के मुख्य संदिग्ध के रूप में दर्ज किया गया था। सरकार ने हन्ना को ढूंढने के लिए लोगों को एनकरेज करने के लिए इनाम की राशि भी बढ़ा दी। अब यह इनाम $1 लाख तक पहुंच चुका था। और फिर वो दृश्य सामने आया जिसने सबको झकझोर दिया। जेसी मैथ्यू की नई मगशॉट तस्वीर, यानी गिरफ्तारी के बाद खींची गई पुलिस फोटो। वो एक वेल नोन क्रिमिनल के रूप में दुनिया के सामने था। मैथ्यू को वापस शार्लट्सविल लाकर अल्बामा रीजनल जेल में रखा गया बिना जमानत के। और इधर हन्ना की तलाश लगातार जारी रही। लेकिन 18 अक्टूबर को ओल्ड लिंचबर्ग रोड पर एक सुनसान और घने जंगल से कंकाल के अवशेष बरामद हुए। जगह सुनसान थी, एक बंद मकान के पीछे। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये हन्ना के अवशेष हो सकते हैं। पास ही से एक क्रॉप टॉप और जीन्स मिली जो एकदम उसी जैसी थी जैसी हन्ना उस रात पहनकर गई थी। घड़ी पास में मिली, लेकिन मोबाइल, अंडरगारमेंट्स और जूते गायब थे। एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को बताया कि 13 सितंबर की सुबह उसने मैथ्यू की गाड़ी उसी जगह के पास खड़ी देखी थी, एक एक्सेस रोड पर जिसका गेट बंद था। और ये जगह मैथ्यू के लिए अजनबी नहीं थी। वो पिछले कई सालों से टैक्सी ड्राइवर था और इस इलाके के हर कोने से वाकिफ था। हड्डियां डॉक्टर केविन वाइन के पास भेजी गईं। मस्त मेडिकल एग्जामिनर थे। उन्होंने पुष्टि की कि मौत होमिसाइडल वायलेंस यानी गला घोंटना या दम घोंटकर मारी गई थी। मौत के वक्त पीड़िता की नाक की हड्डी टूटी हुई थी, यानी हिंसा हुई थी। DNA टेस्टिंग ने इस बात की पुष्टि कर दी, शव हन्ना एलिजाबेथ ग्राहम का ही था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। DNA लिंक के जरिए पुलिस ने मैथ्यू को सिर्फ हन्ना की हत्या से ही नहीं जोड़ा, बल्कि एक और केस से भी। मॉर्गन डैना हैरिंगटन, जो अक्टूबर 2009 में गायब हुई थी, उसका शव भी एंकरेज फार्म नाम की एक 742 एकड़ की जमीन से मिला था। मालिक को लगा था कि ये किसी जानवर की हड्डियां हैं, लेकिन करीब जाकर पता चला कि यह ह्यूमन स्केलेटन था। जांच में खुलासा हुआ कि मॉर्गन की मौत भी हत्या थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, हन्ना और मॉर्गन की हड्डियां सिर्फ 6 मीटर की दूरी पर दबी मिली। मॉर्गन की शर्ट पर मिले फोरेंसिक सबूत मैथ्यू के DNA से मैच हुए। और यही नहीं, ये DNA उसी 2005 में फेयरफैक्स में हुए एक सेक्सुअल असॉल्ट से भी जुड़ गया, जिसका गुनहगार कभी नहीं मिला था, जब तक कि अब मैथ्यू पकड़ा नहीं गया। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक आम इंसान एक सीरियल किलर बन जाता है? क्योंकि अब तक 3 महिलाओं की हत्याओं का नाम जुड़ चुका था और इन सबके पीछे था एक ही नाम, जेसी मैथ्यू। अब सवाल उठता है, क्या जेसी मैथ्यू बचपन से ही ऐसा था? क्या उसने हमेशा से ही ये रास्ता चुना था? दरअसल सीरियल मर्डरर्स ठीक हमारी तरह अपने बचपन, परवरिश और जीवन की घटनाओं से बनते हैं। उनका व्यवहार सिर्फ उनके जीन्स या DNA से तय नहीं होता, बल्कि उनके अनुभव, समाज और उनके खुद के फैसले भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। 10 फरवरी 2015 को जेसी मैथ्यू पर हन्ना ग्राहम की हत्या का औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया, फर्स्ट डिग्री मर्डर और अगवा करने का, जिसमें उसका इरादा था विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट करना। सरकारी वकील इस केस में डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा की मांग कर रहे थे। लेकिन मैथ्यू के वकीलों ने एक डील पेश की। अगर वो हन्ना ग्राहम और मॉर्गन हैरिंगटन दोनों की हत्या की बात कबूल कर लेता है तो उसे सिर्फ 25 साल की सजा दी जाएगी। सोचिए, 2 लड़कियों की जिंदगी छीनने के बाद सिर्फ 25 साल। ये बात हन्ना और मॉर्गन के परिवारों को नामंजूर थी। आखिरकार 2 मार्च 2016 को मैथ्यू ने एक नया प्लीडिंग एक्सेप्ट किया। उसने कबूल किया कि उसने हन्ना ग्राहम और मॉर्गन हैरिंगटन की हत्या की थी। बदले में सरकार ने डेथ पेनल्टी हटाने का फैसला लिया। उसके परिवार ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की, लेकिन जज डेविड शैल ने सजा सुनाते वक्त साफ कहा, मैथ्यू के हमले बेहद निर्मम, बर्बर और अमानवीय थे। ट्रायल सिर्फ 3 दिन चला, क्योंकि दोषी ने खुद जुर्म कबूल कर लिया था। जेसी मैथ्यू को 4 लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मतलब न पैरोल, न बुढ़ापे में रिहाई, न कोई राहत। उसे जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा। इतना ही नहीं, 2005 में फेयरफैक्स काउंटी में हुए रेप और हमले के केस में भी उसे दोषी ठहराया गया। उसने ये मान लिया कि उसने हन्ना ग्राहम का अपहरण और हत्या की, उसने मॉर्गन हैरिंगटन का अपहरण और हत्या की, और उसने 2005 में भी हमला किया था। अब वो 4 बार उम्र कैद की सजा भुगतेगा। कोई अपील,
कोई राहत नहीं। हन्ना और मॉर्गन के परिवारों ने न्याय की मांग की थी और इस प्ली डील के जरिए आखिरकार उन्होंने थोड़ी राहत पाई, क्योंकि इस फैसले ने दोबारा कोर्ट की लंबी लड़ाई और मीडिया ट्रायल से उन्हें बचा लिया। अब जब जज ने सजा सुनाई तो उन्होंने जोर देकर कहा कि इन हमलों की बर्बरता यानी जितनी हिंसक और अमानवीय ये थे, वो किसी भी इंसान की सोच से परे है। जरा सोचिए, जब किसी इंसान के भीतर छुपा राक्षस इतने भयानक रूप में सामने आता है कि उसके अपराध न सिर्फ इंसानों की रूह कंपा दें, बल्कि इंसाफ की पूरी प्रक्रिया को भी झकझोर कर रख दें। कुछ ऐसा ही हुआ जैसी मैथ्यू के केस में। 3 महिलाएं, तीनों की जिंदगी एक वहशी कातिल जैसी मैथ्यू की दरिंदगी से जुड़ गई थी। सजा सुनने के बाद कोर्ट में मैथ्यू की मां जोर जोर से चिल्लाने लगी और उन्हें कोर्ट से बाहर ले जाया गया। खुद मैथ्यू सुनवाई के दौरान शांत बैठा रहा, अपने वकील से हल्की आवाज में बातें करता रहा। उसकी आंखों में कोई पछतावा साफ नजर नहीं आया, लेकिन उसने अपने वकील से परिवारों से माफी मांगने की बात जरूर कही। मैथ्यू के वकील ने कहा कि यह डील उन्होंने ग्रेहम और हैरिंगटन परिवारों की सहमति से की है। मैथ्यू अब कभी भी किसी और युवती के जीवन को नष्ट नहीं कर सकेगा। यही इन परिवारों की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और यह भी सच है कि किसी भी माफी या गले लगाने से वो बेटियां वापस नहीं आ सकती। लेकिन इस फैसले से उन परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली। हन्ना ग्राहम के माता पिता जॉन और सू अब एक और लड़ाई लड़ रहे हैं, डीएनए डाटाबेस कानून को और मजबूत बनाने की। 2010 में जेसी मैथ्यू को ट्रेसपासिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन क्योंकि वो अपराध गंभीर नहीं था, उसका डीएनए नहीं लिया गया। अगर उस समय डीएनए लिया गया होता तो शायद अगली बार जब वो कोई और अपराध करता, पुलिस को अलर्ट मिल जाता और हैना की जान बच सकती थी। अब ग्रेम परिवार राज्य सरकार से मांग कर रहा है कि छोटे अपराधों में भी डीएनए सैंपल लिया जाए, ताकि कोई भी पॉसिबल क्रिमिनल पहले ही ट्रैक हो सके। हैना की याद में उसके परिवार, दोस्तों और यूनिवर्सिटी ने मिलकर कई पहल शुरू की हैं, जिसमें स्कॉलरशिप्स और एक मेमोरियल सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट भी शामिल है। 2018 के जून महीने में वर्जीनिया के गवर्नर राल्फ नॉर्थम ने कुछ ऐसे बिल साइन किए जो अब कुछ माइनर अपराधों पर भी डीएनए कलेक्शन को अनिवार्य बनाते हैं। ये बदलाव सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक जरूरी कदम था उस दर्दनाक हादसे के बाद जो कई जिंदगियों को झकझोर कर रख गया था। मॉर्गन हैरिंगटन की मौत के बाद उसकी मां ने खुद को एक मकसद के लिए समर्पित कर दिया, ताकि अगली लड़की को बचाया जा सके। सेव द नेक्स्ट गर्ल नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की गई, जिससे लड़कियों को संभावित दरिंदों और खतरों से सचेत किया जा सके। इस संस्था का हर पहलू मॉर्गन की याद में था। मॉर्गन की फैमिली ने वर्जीनिया टेक में एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया और अफ्रीका के एक स्कूल में भी, उसी की याद में। हर एक कदम, हर एक कोशिश बस इसी दिशा में थी, किसी और की बेटी को बचाने की। 2020 के दिसंबर में जेसी मैथ्यू ससेक्स स्टेट प्रिजन से रिचमंड हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। भारी सुरक्षा के बीच पता चला कि उसे स्टेज 4 कोलन कैंसर डायग्नोज हुआ है। 2016 में उसने इन दोनों हत्याओं का गुनाह कबूल किया था और 2019 में उसने खुद बताया कि उसे कैंसर है। उसके अस्पताल में भर्ती होने की असली वजह पब्लिक को आज तक नहीं बताई गई, लेकिन एक चीज पक्की है, वो अब भी कस्टडी में है। मॉर्गन की मां गिल हैरिंगटन का कहना था, हम प्रतिशोध में विश्वास नहीं रखते। हाँ, हमें जानकारी चाहिए कि जेसी मैथ्यू की स्थिति क्या है, लेकिन उसकी मौत की खबरों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो हम चाहते थे वो हो चुका है। जिसने कई जिंदगियों को तोड़ डाला अब जेल में है और उसके क्रूर अपराध रुक चुके हैं। दिसंबर 2022 तक उसकी हेल्थ के बारे में कोई पब्लिक अपडेट नहीं मिला, लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में आता है, कोई इतना बर्बर कैसे हो सकता है और फिर भी आम लोगों जैसा दिख सकता है? एक सीरियल मर्डरर हमारी ही सोसाइटी में घूमता है, हमारी तरह काम करता है और फिर किसी दिन अचानक शैतान बन जाता है। वो शिकार का भरोसा जीतता है, उन्हें सुरक्षा का झूठा एहसास देता है और फिर हमला करता है। जेसी मैथ्यू का भी यही पैटर्न था, अपराध करता, फिर कुछ समय शांत रहता जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर अगला वार। अब सोचने वाली बात यह है, अगर वो पकड़ा नहीं गया होता तो क्या बाकी केस भी कहीं उससे जुड़ते, या फिर ये लिस्ट और लंबी होती चली जाती? इस कहानी ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास क्या छिपा हो सकता है। अगर आपको यह केस दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नई क्राइम स्टोरी की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और चौंका देने वाली सच्ची कहानी के साथ।